अध्याय 18। कंपनियों के 8 जोड़ों की तुलना। जो चीज है वह वही है जो होगी, और जो किया जाता है वह है का है जो किया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई नई चीज नहीं है। क्या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि देखें, यह नया है? यह पहले से ही पुराने समय का है जो हमारे सामने था। धर्म ग्रंथ। बता दें कि ग्राहम ने क्लासिक राइटअप तकनीक का उपयोग करते हुए 8 जोड़ी कंपनियों का क्लासिक राइटअप किया है, जिसे करने के लिए उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल और न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में अपने व्याख्यान में बीड़ा उठाया था। ध्यान रखें कि ये सारांश निर्दिष्ट समय पर ही इन शेयरों का वर्णन करते हैं। सस्ते स्टॉक बाद में अत्यधिक महंगे हो सकते थे, और महंगे स्टॉक सस्ते हो सकते थे। अपने जीवन के किसी बिंदु पर लगभग हर शेयर एक सौदा है। एक और समय पर यह महंगा होगा। यद्यपि अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की कंपनियां हैं, लेकिन अच्छे स्टॉक जैसी कोई चीज नहीं है। केवल अच्छे स्टॉक की कीमतें हैं जाते हैं। पेयर 1, सिस्को और सिस्को। 27 मार्च 2000 को सिस्को सिस्टम्स इंक दुनिया का सबसे मूल्यवान निगम बन गया था, क्योंकि इसके शेयर ने कुल मूल्य में 548 अरब डॉलर की कमाई की। सिस्को उपकरण बनाता है जो इंटरनेट पर डेटा को निर्देशित करता है, जिसने पहले अपने शेयरों को 10 साल पहले जनता को बेच देता था। यदि आपने प्रारंभिक पेशकश में सिस्को का स्टॉक खरीदा था और उसे रखा था, तो आपको एक पागल व्यक्ति द्वारा बनाई गई टंकण त्रुटि से लाभ होगा। 1,03,697% या 217% औसत वार्षिक रिटर्न। अपने पिछले 4 राजकोषीय तिमाहियों में सिस्को ने राजस्व में 14.9 बिलियन और कमाई में 2.5 बिलियन का उत्पादन किया था। यह स्टॉक 219 गुना सिस्को की शुद्ध आय पर कारोबार कर रहा था, जो कि एक बड़ी कंपनी के लिए सबसे अधिक मूल्य आय अनुपात में से एक थी, जो संस्थागत रसोइयों में भोजन की आपूर्ति करती थी, जो इस कारोबार को 30 वर्षों से सार्वजनिक रूप से करती आ रही थी। अपनी पिछली 4 तिमाहियों में सिस्को ने 17.7 बिलियन डॉलर राजस्व की सेवा की सिस्को की तुलना में लगभग 20% अधिक, लेकिन शुद्ध आय में केवल चाइना पापा की क्या आय रहा था 457 मिलियन, जो 11.7 बिलियन के बाजार मूल्य के साथ सिस्को के शेयरों ने 26 गुना आय पर कारोबार किया, जो कि बाजार के औसत पीमाई अनुपात से 31 अंक नीचे था। एक ठेठ निवेशक के साथ शब्द संघ का खेल शायद इस तरह से चला होगा। प्रश्न: जब मैं सिस्को सिस्टम कहता हूं तो आपके दिमाग में पहले कौन सी चीज आती है? उत्तर: इंटरनेट, भविष्य का उद्योग, महान स्टॉक, गर्म स्टॉक आदि। इससे पहले कि यह और अधिक बढ़ जाए, क्या मैं कुछ खरीद सकता हूं? प्रश्न: और सिस्को कॉर्प के बारे में क्या? एक वितरण ट्रकों, सकोटैश, स्लॉपी जॉयस, शेफर्ड पाई, स्कूल लंच, अस्पताल का खाना आदि। ओह धन्यवाद, मैं अब भूखा नहीं हूं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि लोग अक्सर बड़े पैमाने पर भावनात्मक इमेजरी के आधार पर शेयरों को एक मानसिक मूल्य प्रदान करते हैं जो कि कंपनियां पैदा करती हैं, लेकिन बुद्धिमान निवेशक हमेशा गहराई से देखता है। यहां सिस्को और सिस्को के वित्तीय वक्तव्यों में संदेहजनक बात नजर आई है। राजस्व और आय में सिस्को की अधिकांश वृद्धि अधिग्रहणों से हुई। अकेले सितंबर के बाद से सिस्को ने 11 अन्य कंपनियों को खरीदने के लिए 10.2 अरब का भुगतान किया था। इतनी जल्दी एक साथ इतनी सारी कंपनियों को कैसे मनाया जा सकता है? इसके अलावा पिछले 6 महीनों में सिस्को की आय का लगभग 1/3 अपने व्यवसायों से नहीं आया था, बल्कि इसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टॉक विकल्पों पर कर टूटने से सिस्को ने 5.8 अरब का निवेश प्राप्त किया था, फिर 6 अरब और खरीदा। क्या यह इंटरनेट कंपनी थी या म्यूचुअल फंड? क्या होगा अगर उन निवेश को ऊपर जाना बंद हो गया? सिस्को ने भी इसी अवधि में कई कंपनियों का अधिग्रहण किया था, लेकिन केवल 130 मिलियन का भुगतान किया। सिस्को के इनसाइडर्स के लिए स्टॉक ऑप्शंस कुल मिलाकर केवल 1.5% शेयर बकाया हैं, बनाम सिस्को में 6.9%। यदि अंदरूनी सूत्रों ने अपने विकल्पों को भुनाया तो सिस्को की प्रति शेयर आय सिस्को की तुलना में बहुत शेयर पर 10 तक बढ़ा दिया था। सिस्को ने कोई लाभांश नहीं दिया। अनुपात को औचित्य देने में सक्षम हो जो अकेले 200 से अधिक पीई अनुपात दें। एक बार एक कंपनी जब विशाल बन जाती है तो इसका विकास धीमा होना चाहिए, वरना कम होगी। और सिस्को ने अपने त्रैमासिक लाभांश को 9 सेंट से 1 अंत में, जैसा कि व्हार्टन के वित्त प्रोफेसर जेरेमी सेगल ने कहा, सिस्को जैसी कोई भी कंपनी कभी भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई कि $60 से ऊपर की कीमत आए।
यह पूरी दुनिया को खा जाएगा। एक कंपनी एक विशालकाय हो सकती है या यह एक विशाल पीआई अनुपात के लायक हो सकती है, लेकिन दोनों एक साथ अपूर्ण हैं। जल्द ही सिस्को के रथ के पहियों को बंद कर दिया गया। सबसे पहले 2001 में उन अधिग्रहणों में से कुछ को पुनर्गठन करने के लिए 1.2 अरब का शुल्क आया। अगले 2 वर्षों में उन निवेश पर 1.3 अरब का नुकसान हुआ। 2000 से 2002 तक सिस्को के शेयर ने अपने मूल्य का 3/4 हिस्सा खो दिया। इस बीच सिस्को ने मुनाफे को कम कर दिया और इसी अवधि में स्टॉक में 56% की बढ़ोतरी हुई। पेयर 2, याहू और यूम। 30 नवंबर 1999 को वर्ष शुरू होने के बाद से याहू इंक का स्टॉक $212.75 पर बंद हुआ, जो पिछले साल इसी समय 79.6% पर था। 7 दिसंबर तक स्टॉक में 5 ट्रेडिंग दिनों में $348 से $83.60 तक लाभ प्राप्त हुआ था। याहू साल के अंत तक 31 दिसंबर को 432.687 पर बंद हुआ। एक ही महीने में स्टॉक दोगुना से अधिक हो गया था। याहू का कुल बाजार मूल्य जो $114 अरब तक पहुंच वह लगभग $85 बिलियन अधिक था। पिछली 4 तिमाहियों में याहू ने राजस्व में 433 मिलियन और शुद्ध आय में 34.9 मिलियन की रैंकिंग की थी। इसलिए याहू का स्टॉक अब 363 गुना राजस्व और 3264 गुना कमाई पर था। याहू इतना क्यों था? 30 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने घोषणा की कि यह याहू को जोड़ेगा अपने SP 500 इंडेक्स के साथ 7 दिसंबर तक। इंडेक्स फंड्स और अन्य बड़े निवेशकों के लिए एक अनिवार्य होल्डिंग और मांग में अचानक वृद्धि से स्टॉक को अधिक से अधिक अस्थायी रूप से चलाने के लिए सुनिश्चित किया गया था। कम से कम अस्थायी रूप से याहू के 90% शेयर के साथ कर्मचारियों, उद्यम पूंजी फर्मों और अन्य प्रतिबंधित धारकों के हाथों में स्टॉक बंद हो गया है। इसके शेयरों का कुछ ही हिस्सा व्यापार कर सकता है। इसलिए हजारों लोगों ने स्टॉक केवल इसलिए खरीदा क्योंकि वे जानते थे कि अन्य लोगों को इसे खरीदना होगा, जहां पर वास्तव की कीमत कोई नहीं थी। इस बीच यम भीख मांगता हुआ। पेप्सिको का एक पूर्व विभाजन जिसमें हजारों केंटकी फ्राइड चिकन, पिज्जा हट और टैको बेल भोजनालयों का संचालन होता है, पिछली 4 तिमाहियों से राजस्व में 8 अरब का उत्पादन किया था, जिस पर इसने 633 मिलियन कमाए। यह याह के आकार से 17 गुना से अधिक है। फिर भी वर्ष 1999 के अंत में यम का शेयर बाजार मूल्य केवल 5.9 अरब था, या एक 19वां याहू का कैपिटलाइजेशन था। उस कीमत पर यम का शेयर केवल 9 गुना अधिक आए और यह 73% लाभ पर इसके राजस्व को बेच रहा था। जैसा कि ग्राहम का कहना था, कम समय में बाजार एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लंबे समय में यह एक वजन करने वाली मशीन है। याहू की ने अल्पकालिक लोकप्रियता प्रतियोगिता जीती, लेकिन अंत में यह कमाई की बात है और याहू मुश्किल में था। एक बार बाजार ने वोट देना बंद कर दिया और वजन करना शुरू कर दिया। तराजू यम की ओर झुक गया। 2002 के दौरान इसका स्टॉक 2000 से 25.4% बढ़ा, जबकि याहू ने 92.4% संचयी रूप से खो दिया। पे 3 कॉमर्स वन एंड कैपिटल 1 मई 2000 में कॉमर्स वन इंक पिछले जुलाई से केवल सार्वजनिक रूप से कारोबार किया गया था। अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी ने केवल $385 मिलियन की संपत्ति दिखाई और कुल राजस्व में केवल $34 मिलियन पर $63 मिलियन का शुद्ध घाटा दर्ज किया। इस माइंसक्यूल कंपनी का स्टॉक अपने IPO के बाद से लगभग 900% बढ़ गया था, जिसका कुल बाजार पूंजीकरण $15 बिलियन था। क्या यह ज्यादा था? हाँ, हमारे पास एक बड़ी मार्केट कैप है, कॉमर्स वन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क हॉफमैन ने एक साक्षात्कार में कहा, लेकिन हमारे पास खेलने के लिए एक बड़ा बाजार है। हम अविश्वसनीय मांग को देख रहे हैं। विश्लेषकों को उम्मीद है कि इस साल हमें $14 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि अतीत में हम अपेक्षाओं को पार कर चुके हैं। हॉफमैन के जवाब से 2 बातें निकलती हैं। चूंकि कॉमर्स वन पहले ही बिक्री में प्रत्येक $1 पर $2 खो रहा था, जैसा कि विश्लेषकों की उम्मीद है, अगर यह अपने राजस्व को बढ़ा देता है तो क्या यह और भी बड़े पैमाने पर पैसे नहीं खोएगा? कॉमर्स वन अतीत में उम्मीदों से ज्यादा कैसे प्रदान कर सकता था? कौन सा अतीत?
यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी कंपनी कभी लाभ कमाएगी, हॉफमैन के पास जवाब तैयार था। कोई सवाल नहीं है कि हम इसे एक लाभदायक व्यवसाय में बदल सकते हैं। हम 2001 की चौथी तिमाही में लाभदायक बनने की योजना बना रहे हैं। एक साल के विश्लेषकों ने हमें राजस्व में $250 मिलियन से अधिक बनाते हुए देखा है। फिर से उन विश्लेषकों पर आते हैं। मुझे इन स्तरों पर कॉमर्स वन पसंद है क्योंकि यह एक करीबी प्रतियोगी की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, जिसका स्टॉक भी लगभग 400 गुना राजस्व पर कारोबार कर रहा था। जिनसेट सिंह, बासेरस्टीन पेरला निवेश बैंक के एक विश्लेषक ने कहा, अगर यह वृद्धि दर जारी रहती है। उन 2 हफ्तों के दौरान बॉल ने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की। 25 जुलाई को हालांकि बॉल ने बताया कि इसने दूसरी तिमाही में $1 अरब की बिक्री पर $50 मिलियन कमाए थे, जिससे एक साल पहले इसी अवधि में शुद्ध आय में 61% की वृद्धि हुई थी। यह अपनी कमाई को 4 तिमाहियों में एक ही गियर $152 मिलियन तक ले आया। इसलिए यह स्टॉक बॉल की कमाई से सिर्फ 12.5 गुना पर कारोबार कर रहा था, और $1.1 अरब के बुक वैल्यू के साथ आप 1.7 गुना स्टॉक खरीद सकते हैं, जो कंपनी की मूर्त संपत्ति के लायक था। स्ट्राइकर एक अलग लीग में थे। पिछली 4 तिमाहियों में कंपनी ने शुद्ध आय में $301 मिलियन उत्पन्न किए थे। स्ट्राइकर का बुक मूल्य $570 मिलियन था। इसलिए कंपनी पिछले 12 महीनों में अपनी कमाई के 30 गुना से कई गुना मोटी कमाई पर कारोबार कर रही थी, और इसकी बुक वैल्यू लगभग 16 गुना ज्यादा थी। दूसरी ओर 1992 से 2001 के अंत तक स्ट्राइकर की कमाई 18.6% सालाना बढ़ी थी, जिससे इसका लाभांश प्रतिवर्ष लगभग 21% बढ़ गया था। और 2001 में स्ट्राइकर ने भविष्य के विकास के लिए आधार बनाने के लिए अनुसंधान और विकास पर $142 मिलियन खर्च किए थे। तब क्या इन दोनों शेयरों में गिरावट आई थी? 9 जुलाई और 23 जुलाई 2002 के बीच, जैसा कि वर्ल्डकॉम ने दिवालियापन में उलटफेर किया, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 9,090 से गिरकर 7,702.34, जो कि 15.3% पर नीचे आ गया था। बॉल और स्ट्राइकर की अच्छी खबरें बुरी सुर्खियों और गिरते बाजारों में खो गईं, जिसने इन दोनों शेयरों को अपने साथ ले लिया। हालांकि बॉल स्ट्राइकर की तुलना में कहीं अधिक सस्ते में समाप्त हो गई। यहां सबक यह नहीं है कि बॉल एक चोरी थी और स्ट्राइकर एक जंगली पिच थी। इसके बजाय बुद्धिमान निवेशक को यह पहचानना चाहिए कि बाजार की पैनिक अच्छी कंपनियों जैसे बॉल और महान कंपनियों स्ट्राइकर जैसी के लिए अच्छे दामों के लिए बड़ी कीमतें मना सकते हैं। बॉल 2002 में $51.9 प्रति शेयर पर समाप्त हुई, जो जुलाई के निचले हिस्से से 53% ऊपर थी। स्ट्राइकर ने 47% की बढ़ोतरी के साथ $67 पर साल समाप्त किया। हर बार एक समय में पुलिस और विकास स्टॉक समान रूप से बिक्री पर जाते हैं। आप किस विकल्प को पसंद करते हैं यह काफी हद तक आपके स्वयं के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन प्लेट के दोनों ओर मोल भाव किया जा सकता है। पेयर 7, नॉर्टेल एंड नॉर्टेक। फाइबर ऑप्टिक उपकरण बनाने वाली कंपनी नॉर्टेल नेटवर्क्स के लिए 1999 की वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह आर्थिक रूप से एक स्वर्णिम वर्ष था। फरवरी 2000 तक $150 बिलियन से अधिक के बाजार मूल्य पर नॉर्टेल के स्टॉक ने कमाई के 97 गुना पर कारोबार किया। वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी साल 2000 में उत्पादन करेगी। वह अनुमान कितना विश्वसनीय था? नॉर्टेल के बकाया खाते में जिन ग्राहकों को बिक्री की थी जिन्होंने अभी तक बिल का भुगतान नहीं किया था, उन्होंने एक वर्ष में $1 बिलियन का भुगतान किया था। कंपनी ने कहा कि वृद्धि ये 1999 की चौथी तिमाही में बढ़ी हुई बिक्री से प्रेरित थी। हालांकि इन्वेंट्रीज भी $1.2 अरब से गुब्बारा हो गई थी, जिसका मतलब है कि नॉर्टेल उन उपकरणों की तुलना में तेजी से उत्पादन कर रहे थे जो बढ़ी हुई बिक्री को अनलोड कर सकते थे। इस बीच नॉर्टेल के लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स बिलों ने अभी तक बहुवर्षीय अनुबंधों के लिए भुगतान नहीं किया था। $519 मिलियन से $1.4 बिलियन तक उछल गया, और नॉर्टेल के लिए लागतों को नियंत्रित करने में मुश्किल समय आ रहा था। इसकी बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय या ओवरहेड खर्च 1997 में राजस्व का 17.6% से बढ़कर 1999 में 18.7% हो गया था। यह नॉर्टेक इंक ही था जो ग्लैमर स्पेक्ट्रम के मंद छोर पर सामान का उत्पादन करता है। विनाइल साइडिंग, डोर चाइम्स, एग्जॉस्ट फैन, रेंज हुड्स, ट्रैश कॉम्पैक्टर आदि।
1999 में नॉर्टक ने शुद्ध बिक्री में $2 अरब में $49 मिलियन कमाए। 1997 में बिक्री में 1.1 अरब की शुद्ध आय में $21 मिलियन से ज्यादा लाभ कमाया, जो नॉर्टक के लाभ मार्जिन का 1.9 के साथ लगभग 1/3 बढ़ गई थी, जिससे नॉर्टक ने राजस्व के 19.3% से 18.1% तक ओवरहेड खत्म कर दिया था। निष्पक्षता से कहा जाए तो नॉटंक का अधिकांश विस्तार अन्य कंपनियों को खरीदने से आया था, बल्कि आंतरिक विकास से नहीं। नॉर्टक के पास $1 बिलियन का ऋण था, जो एक छोटी सी फर्म के लिए एक बड़ा भार था। लेकिन फरवरी 2000 में नॉर्टेक के शेयर की कीमत 999 में अपनी कमाई से 5 गुना थी, जो निराशावाद में एक स्वस्थ खुराक जैसी थी। दूसरी ओर नॉर्टल की कीमत आने वाले साल में 87 गुना हो सकती है। यह आशावाद का एक बड़ा ओवरडोज था। जब सभी ने ऐसा कहा और किया गया था, तब उन्होंने कहा कि प्रति शेयर $1 की कमाई के बजाय नोरेल ने साल 2000 में प्रति शेयर $1 की कमाई के बजाय नोरेल ने साल 2000 में प्रति शेयर $1 की कमाई के बजाय नोरेल ने साल 2000 में प्रति शेयर $1 की कमाई के बजाय नोरेल ने साल 2000 में प्रति शेयर $1 की कमाई के बजाय नोरेल ने साल 2000 में प्रति शेयर $1 की कमाई के बजाय नोरेल ने साल 2000 में प्रति शेयर $1 की कमाई के बजाय नोरेल ने साल 2000 में प्रति शेयर $1 की कमाई के बजाय नोरेल ने साल 2000 में प्रति शेयर $1 की कमाई के बजाय नोरेल ने साल 2000 में प्रति शेयर $1 की कमाई के बजाय नोरेल ने साल 2000 में प्रति शेयर $1 की कमाई के बजाय नोरेल ने साल 2000 में प्रति शेयर $1 की कमाई के बजाय नोरेल ने $1.17 खो दिया। अंत तक 2002 में नेस्टेल ने लाल निशान में $36 अरब से अधिक का खून बहाया था। दूसरी ओर नोर्के ने 2000 में $41.6 मिलियन, 2001 में $8 मिलियन और 2002 के पहले 9 महीनों में $55 मिलियन कमाए। इसका स्टॉक वर्ष 2002 के अंत तक $28 के शेयर से बढ़कर $45.75 हो गया। में नॉर्टक के प्रबंधकों ने कंपनी को निजी कर लिया। सार्वजनिक निवेशकों से सभी शेयर $46 प्रति शेयर पर खरीदे। इस बीच नॉर्टल का स्टॉक फरवरी 2000 में $1.61 से बढ़कर वर्ष 2002 के अंत में $56.81 हो गया। पेयर 8 रेड हैट ऑन ब्राउन शू। 11 अगस्त 1999 को रेड हैट इंक लिनक्स सॉफ्टवेयर के एक डेवलपर ने पहली बार जनता को स्टॉक बेचा। रेड हैट रेड हॉट थे। शुरुआत में $7 की पेशकश की गई। शेयर $23 पर कारोबार के लिए खुले और 26.031 पर बंद हुआ। एक ही दिन में 272% का लाभ। रेड हैट का स्टॉक पिछले 18 वर्षों में ब्राउन शूज से अधिक हो गया था। 9 दिसंबर तक रेड हैट के शेयर 4 महीनों में $143.13 पर 1,944% तक हिट हुए। ब्राउन शू स्पीच, जिसकी दोनों लेस एक साथ बंधी हुई थी, 1878 में स्थापित कंपनी बस्टर ब्राउन के जूते बनाती है और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लगभग 1300 फुटवियर स्टोर चलाती है। 11 अगस्त को ब्राउन शूज का स्टॉक $17.50 प्रति शेयर था, जो 9 दिसंबर तक घटकर $7.50 प्रति शेयर हो गया। $14.31 हो गया। 1999 में ब्राउन शू के शेयर 17.6% अंकों तक गिर गए। यहां एक कूल नाम और एक गर्म स्टॉक के अलावा रेड हैट के निवेशकों को क्या मिला? 30 नवंबर को समाप्त होने वाले 9 महीनों में कंपनी ने राजस्व में $13 मिलियन का उत्पादन किया, जिस पर उसने $9 मिलियन का शुद्ध घाटा हुआ। रेड हैट का व्यवसाय सड़क के किनारे वाले डेलिकेटसन की तुलना में मुश्किल से ही उससे बड़ा था और बहुत कम आकर्षक था। लेकिन व्यापारियों, जिन्हें सॉफ्टवेयर और इंटरनेट शब्दों से प्रेरित किया गया था, ने 9 दिसंबर तक रेड हैट के शेयरों का कुल मूल्य $21.3 अरब तक पहुंचा दिया। पिछली 3 तिमाहियों में कंपनी ने शुद्ध बिक्री में $1.2 अरब और कमाई में $12 करोड़ का उत्पादन किया था। ब्राउन शू के पास लगभग $5 नकद और अचल संपत्ति में हिस्सा था। बच्चे अभी भी बस्टर ब्राउन जूते खरीद रहे थे। फिर भी 9 दिसंबर को ब्राउन शू के स्टॉक का कुल मूल्य $261 मिलियन था। बमुश्किल रेड हैट का आकार, भले ही ब्राउन शॉटवुड के पास रेड हैट के राजस्व का 100 गुना था। उस कीमत पर ब्राउन शू की वार्षिक आय का 7.6 गुना और इसकी वार्षिक बिक्री का 1/4 से भी कम मूल्य था। दूसरी ओर
रेड हैट का कोई लाभ नहीं था, जबकि इसका स्टॉक इसकी वार्षिक बिक्री से 1000 गुना से अधिक पर बिक रहा था। रेड हैट कंपनी ने लाल निशान को दबाए रखा और इसे जल्द ही शेयर भी किया। हालांकि ब्राउन शू ने अधिक मुनाफा कमाया और इस तरह इसके शेयरधारकों ने भी। इन सभी से हमने क्या सीखा? बाजार अल्पावधि में ग्राहम के सिद्धांतों की खिल्ली उड़ाता है, लेकिन उन्हें हमेशा अंत में मान लेते हैं। यदि आप किसी शेयर को शुद्ध रूप से खरीदते हैं क्योंकि इसकी कीमत बढ़ती जा रही है, तो यह पूछने के बजाय कि अंतर्निहित कंपनी का मूल्य बढ़ रहा है या नहीं, इसके तुरंत बाद या बाद में आपको बेहद खेद होगा। यह एक संभावना नहीं है, यह एक निश्चितता है।